प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 25 मई के वाक़यात के हवाले से एक JIT बनाने का ऐलान कर दिया है और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये ऐलान भी किया है कि जो PTI का जो PTI के खिलाफ इलेक्शन कमीशन का ममनुआ फंडिंग केस के हवाले से फैसला आया उसको अब चैलेंज किया जाएगा और मुहर्रम के फ़ौरन बाद ये फैसला चैलेंज कर दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग नून जो है वो पार्लियामेंट के ज़रिए से एक मंसूबा बना रही है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के लिए कानून साजी की जाए। इसके इम्कानात क्या दिखाई देते हैं और इसके लिए क्या करना होगा, किस किस्म की कानून साजी चाहिए। इमरान खान पर 62 और 63 के हवाले से कार्रवाई करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। इस सिलसिले में एक स्पीकर साहब की तरफ से, एक मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन के पास रेफरेंस और दरख्वास्त भी गए हैं कि इमरान खान को नाअहल किया जाए। इमरान खान की नाअहली के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बड़ा सख्त मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि कोई माई का लाल ये कदम नहीं उठा सकता इमरान खान को नाअहल करने के हवाले से। उस पर तलाल चौधरी साहब ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन असद उमर साहब की बात बानी खेज है। वो ये कहते हैं कि जी -1 का यानी इमरान खान को नाअहल करने का या माइनस इमरान खान का फॉर्मूला या ख्वाहिश काफ़ी अर्से से चल रही है। तहरीक अदम एतमाद से पहले भी ये ऑफ़र की गई थी कि हुकूमत बचा लें, माइनस इमरान खान करा लें, जिसको रद्द कर दिया गया। तो मामला अब इन तमाम चीज़ों की रोशनी में किधर जा रहे हैं, इसी पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमल शोजब साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है। अली परवेज़ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। और रज़ा रूमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। मैं आप तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपको फवाद चौधरी साहब का बयान सुनवाता हूँ जो आज उन्होंने JIT के क़याम के हवाले से जो ऐलान किया है। ज़रा सुनिए उन्होंने क्या कहा है। हमने फैसला किया है कि एक इकट्ठी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो क्रिएट की जाए। 25 मई के वाक़यात के ऊपर जो हैं वो दर्ज हो रही हैं और उसमें जो राना सनाउल्लाह हैं उनको नामजद किया गया है, अता तारड़ नामजद हैं, हमजा शहबाज उसमें नामजद हैं, अहमद मलिक साहब नामजद हैं। इन तमाम लोगों को पंजाब पुलिस जो है वो इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में तलब करेगी। इसके साथ एक और इंक्वायरी जो मॉडल टाउन का केस है, चीफ मिनिस्टर पंजाब पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि बड़ी ज्यादती हुई है वहाँ पे। 16 जो लोग थे जिस तरीके से वहाँ गोलियां लगी, शहीद हुए, उसका अभी तक इंसाफ नहीं हो सका। तो पंजाब हुकूमत उसके ऊपर भी जो है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। ये कमल साहब जो राना सनाउल्लाह को नामजद किया गया, अता तारड़ साहब को किया गया, मलिक अहमद साहब को किया गया, ये JIT करेगी क्या? इसका रोल क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच असद। JITs का रोल जो जितना जहां से ऑर्डर्स आ रहे थे और वायलेंस पे हुकूमत की मशीनरी को, स्टेट की मशीनरी को, गुंडागर्दी अगेंस्ट कॉमन सिटीजन्स जहां इस्तेमाल किया गया और इस तरह के इल्लीगल जो अहकामात हैं वो जारी किए गए, उसके बारे में ज़ाहिर तहकीकात करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था और क्या क्या सीन हो रहे थे। आपको पता है जहां तक राना साहब की बात है वो तो टीवी पे बैठ के बड़े हंस के बता रहे थे कि जहां ना 500 शेल मारने थे ना, वहां तो हमने 650 शेल मारे हैं इन लोगों को। और वो ट्वीट्स भी मेरे ख्याल में जरूर हम बीच में डलवाना चाहेंगे जो हिना भट्ट करती रही या हिना भट्ट के अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए मरियम साहिबा करती रही। तो अगर इस मुल्क में इस तरीके से जो क्रिमिनल्स हैं जो बेल पर दंदनाते फेरे हैं वो स्टेट की मशीनरी को हाईजैक करके आम आवाम पे शेलिंग करवाएंगे और इस तरह की शेलिंग कराएंगे कि जो टीयर गैस भी नहीं थी वो गैस थी, सी गैस जो टेररिस्ट को दी जाती है और जिससे लोगों की जान जा सकती है। और हमने वो सारा जो है वो इससे असेंबली से चंद फुट के फासले पे ये सारा कुछ फेस किया। पुरअमन एहतजाज को इन्होंने खूनी एहतजाज में बदलने की जो साजिश की थी वो सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और खुली आंखों से पूरी दुनिया ने देखा। अल जजीरा ने आके कवर किया और सबने किया। इन्होंने बड़ी कोशिश की थी क्योंकि मीडिया मैनेजमेंट भी मरियम साहिबा का ही होती है कि जी नजर ना आए और उस वक्त ब्लैकआउट कर दिया गया। 2 घंटे 3 घंटे यहाँ से तमाम नशरियात रोक दी गई ताकि ये टिका के जो आवाम आई हुई थी प्रोटेस्ट करने, अपना हक मांगने आई हुई थी, पीसफुल जो आवाज उठा रहे थे उनके ऊपर ये शेलिंग भी कर सके। ये रेंजर्स को बुला के उनकी मोटरसाइकिलों के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियां चलवा सके। तो ये सारा एक इंटीरियर मिनिस्टर अगर अपने इख्तियारात से तजावुज करके वो कारनामे आम शहरियों के साथ करने लग पड़े जो उसको अपने आसपास बैठे चोरों के साथ करने चाहिए या जो क्रिमिनल्स उसके आसपास बैठते हैं, 34 लोग जो सारे बेल्स पे हैं या जिनको दुबई भगा दिया जाता है। आपको अगर ये लगता है कमल साहब के इसमें इंटीरियर मिनिस्टर मुलव्वस थे, आप कन्विंस्ड हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर्स में मुलव्वस थे और उनके कहने पर यह सब कुछ हुआ,
तो आप उनके खिलाफ बराह रास्त अदालत जा सकते हैं और फोरम्स पे जा सकते हैं। वो इस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर हैं। ये JIT ऐसा लगता है कि जवाब है FIA को जो केस दिया है प्रोब करने के लिए हुकूमत ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से, ऐसा लगता है कि उसके जवाब में दबाव बढ़ाने के लिए ये JIT का ऐलान आज कर दिया गया है। ऐसा नहीं असद, हमने 25 तारीख को ही उसके बाद भी बारहा हमारे हर जलसे में, हर जलूस में, हर मौके पे ना सिर्फ ये कि हमारे चेयरमैन लीडर हमारे इमरान खान साहब ने जिक्र किया, हम सब ने बारहा कहा कि हम 25 मई ना भूले और ना अब आवाम को भूलने देंगे और ना इस फाशिस्ट हुकूमत को भूलने देंगे जो इम्पोर्टेड भी है और हमारे पे मुसल्लत भी की गई है। जहां तक FIA को फॉरेन फंडिंग की बात करें तो फॉरेन फंडिंग लफ्ज गलत इस्तेमाल किया जाता है। ममनुआ फंडिंग ये अदालत ने कहा है और अगर इसको फॉरेन कहते हैं तो आप अदालत का कंटेम्प्ट करते हैं। दूसरी बात, FIA के एम्बिट में ये आता ही नहीं था। FIA को ये इन्वेस्टिगेशन बनती नहीं है। एक तो वर्डिक्ट नहीं आया है, फैक्ट फाइंडिंग आई थी, उस पे उन्होंने शो कॉज दी है। शो कॉज का मतलब ही यही है कि आके इसको जरा तस्दीक करें, बताएं। और FIA की ये उसमें आता ही नहीं दायरा इख्तियार में। FIA को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये विक्टिमाइज कर सकें और पीछे से जो इन्हें फूक दे रहे हैं, जो असल में आई डोंट नो कौन से चेहरे हैं जो चाहते हैं कि फेडरल को या फेडरेशन की जो सबसे बड़ी जमात है, जो पूरे मुल्क की सालमियत की इस वक्त सियासी तौर पे जमानत है, उसको कमजोर किया जाए। और टारगेट वही है कि किसी तरह से दंगा फसाद हो, जो हमने हर दफा अवॉइड किया है। सो FIA की तो ये वैसे ही ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, वो तो क्योंकि ये हुकूमत पूरी इम्पोर्टेड हर वो काम इस्तेमाल कर रही है। मैं सिर्फ एक मिनट अर्ज कर दूं, इनकी ये इलेक्शन कमीशन ने भी अपने जो इनका था एम्बिट बनता है या जो इनका दायरा इख्तियार है उससे तजावुज किया है। एक पैरा जो ऐड किया, मेरे से ज्यादा आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो अगर पढ़ के सुना दें आखिरी रात में, ये पैरे कैसे ऐड हो जाते हैं। ये मेरी पहरेदार तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं लेकिन पैरे नहीं ऐड हो सकते हैं फैसलों में और इस तरह की चीजें। ये कौन लोग हैं जो इन्हें डिक्लेरेशनें करवा रहे हैं, ये किसके कहने पे ये सारा तमाशा हो रहा है। और कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट हुआ, आप सबने दिखाया, पूरी PDM बमैब उस क्रिमिनल के जिसको अपने वालिद साहब की जो दौड़े हुए हैं उनकी खिदमत करने पे जमानत मिली हुई, वो भी वहां जाके बैठी हुई और उसको डिक्लेरेशनें करवा रही है। अगर वो नहीं जाती, मरियम की मैं बात कर रही हूँ, तो इलेक्शन कमिश्नर और शरीफिस्तान जो गुलाम है उसको तो बुला लेते हैं। तो इस तरीके से इदारों को आप हाईजैक करके इस रियासत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी और दुनिया की 6वीं बड़ी सियासी जमात को दीवार से नहीं लगा सकेंगे। ठीक है, चलें, मैं इस हवाले से एक दो सवाल और भी हैं, मगर पहले अली परवेज मलिक साहब, ये जो आपने FIA के सपोर्ट किए हैं, इसकी तहकीकात की इसकी ज़रूरत क्या थी? और इस पर कानूनी माहिरीन का भी ये ख्याल है कि ये FIA के दायरा इख्तियार में नहीं आता, जैसे कि अभी कमल भी कह रही थी। और आप वैसे भी ये फैसला कर चुके हैं कि आप डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट को भिजवा रहे हैं और वहाँ पर इनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं, तो फिर मजीद आपने FIA के सपोर्ट क्यों किया है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असद, आपने अपने प्रोग्राम में याद किया। देखें, मैं आपके सवाल पे आने से पहले जो कमल साहिबा ने यहाँ पे गुफ्तगू की ना, उसके ऊपर ब्रीफली बात करता जाऊँ। ये जो अब पंजाब हुकूमत के अंदर हमारे पे इन्होंने जुडिशल चीफ मिनिस्टर साहब जो हमारे पे मुसल्लत किए ना, अब ये उसको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये इनकी सवाबदीद है। जहां तक 25 मई की इन्वेस्टिगेशन की बात है, आप लोगों की मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर वो सारे के सारे जो तस्वीरें थी ना, वो आज भी नक्श हुई हुई वहां पे आपको अपनी लाइब्रेरीज के अंदर मिल जाएगी। किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ओहदेदारान थे उनके घरों से असला बरामद हुआ। उसके बाद इन्होंने किस तरह से एक पुलिस के अहलकार को शहीद किया जब उसने इनके घर के ऊपर जहां पे इन्होंने असला इकट्ठा किया हुआ था वहां पे उन्होंने आके तफ्तीश करने की कोशिश की। तो ये उसके बावजूद अनबायस्ड अंदाज के अंदर अगर अपनी तफ्तीश करवाना चाहते हैं तो जरूर करवा के अपनी तसल्ली करा लें। पर आपने जब इनसे काउंटर सवाल किया कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ FIA की जो तफ्तीश खुली है उसका जवाब के तौर पे, प्रेशर के तौर पे आप इसको आगे लेके आए हैं, तो उसके ऊपर इन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि हमारी नजर में सिर्फ और सिर्फ ये उसी डायरेक्शन के अंदर एक इनका एफर्ट है और इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अब जो फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, देखें असद, उस पे आने से पहले मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, मेरी जाती तौर पे ये राय है कि हमारे आइन के अंदर आर्टिकल 62(1)(f जैसे जो कवानीन मौजूद है ना, उसको हम सब सियासतदानों को मिलके उसको अमेंड करने की जरूरत है। क्योंकि जब भी आपके आइन के अंदर, कानून के अंदर सब्जेक्टिविटी होगी तो इसी तरह से उसकी अब्यूज सामने आएगी। पर मैं गुजारिश आपसे ये करूंगा और ये भी
जी, बात अपनी जगह पे बिल्कुल चेंज करें। मेरी अर्ज तो सुन लें जी सर, मेरी अर्ज तो सुन लें सर, मेरी अर्ज तो सुन लें। लेकिन मुझे सर कमल से बात तो अगर आप इजाजत दें तो ये बात मुकम्मल कर लेते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मगर सवाल मैं छोड़ जाता हूं कि आप एक तरफ चाहते हैं कि 62(1)(f) में को अमेंड किया जाए, दूसरी तरफ आप इसी की बुनियाद पर जो है वो रेफरेंस भेजते हैं इलेक्शन कमीशन में ताकि इमरान खान को नाअहल किया जाए। तो ये तो दोहरा मयार है। यानी अगर नून लीग चाहती है कि नवाज शरीफ की सजा गलत हुई है तो फिर आप इसी आर्टिकल के तहत इमरान खान को भी सजा देना चाहते हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, इस पर बात करते हैं। रजा रूमी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके सामने मैं रखता हूं कि ये कशीदगी बढ़ाई जा रही है दोनों तरफ से, इसको किस नुक्ते तक ले जाना मकसूद है और इसका नतीजा क्या निकलेगा। ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अली परवेज भाई साहब पहले अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं रजा रूमी साहब के पास आता हूं। आप कह रहे हैं कि 62(1)(f) को अमेंड होना चाहिए। नवाज शरीफ की सजा भी इसी आर्टिकल से हुई थी जो आप सही नहीं समझते, और लेकिन आप दूसरी तरफ इमरान खान को भी इसी आर्टिकल के तहत सजा दिलवाना चाहते हैं और वो भी इलेक्शन कमीशन से। खान साहब, मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा था कि इस किस्म के सब्जेक्ट कवानीन, ये जो सेलेक्टिव बेसिस के ऊपर जिनको लगाया जाए ना, इनको सियासतदानों को इनके अंदर तरमीम लाने की ज़रूरत है। और हमें सियासतदानों को एज अ क्लास ये समझने की ज़रूरत है कि अपने नज़रियात के ऊपर हमें पब्लिक अरीना में एक दूसरे का मुकाबला करना है। पर इसके साथ साथ आप एक बात समझ लें कि कानून का दोहरा मेयार नहीं हो सकता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को आप 10,000 की तनख्वाह अपने बेटे से ना लेने के ऊपर निकाल दें, और दूसरी साइड के ऊपर जब अपने लाडले की बारी आए तो उसने जब तोशा खाना से करोड़ों रुपए की चीजें, तोहफे, तहफ लेके मार्केटों में बेचे हों और उसके पैसे समेटे हों, उसके बेसिस के ऊपर उसके लिए कोई दूसरा मेयार किया जाए। जब वो यहां पे गलत सर्टिफिकेट आके इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए तो उसको उससे छूट दे दी जाए, उसको हर किस्म के गुनाहों से आजादी दे दी जाए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ बुनियादी आपसे पॉइंट ये कर रहा था कि एक दफा तय कर लें कि आपने कानून का क्या मेयार, मगर वो आजादी तो तभी होगी ना सर जब ये मामला अदालत के पास जाएगा। कोई भी आए उसके लिए एक ही मेयार को आगे लेकर चला जाए। मैं सिर्फ इतना पॉइंट आपसे कह रहा था। जी सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें रजा रूमी साहब ये फरमाइए कि एक तरफ हम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से जो फैसला आया उसको भिजवा दिया है मजीद तहकीकात के लिए, हुकूमत की तरफ से ये चला गया है FIA के पास और उन्होंने बुलाना शुरू कर दिया है PTI के रहनुमाओं को। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो JIT बनाने का ऐलान कर दिया है 25 मई के मामले पर, और उसमें 4-5 लोगों को नामजद कर दिया है जिनको बुलाया जाएगा और वो आकर पेश होकर जवाब देंगे। ऐसा लगता है दोनों तरफ से कशीदगी बढ़ाई जा रही है और एक दूसरे के जवाब में बढ़ाई जा रही है। ये कशीदगी आपके ख्याल में किस नुक्ते पर सियासी जमातें ले जाना चाहती हैं और उसका नतीजा क्या होगा? जी शुक्रिया असदुल्ला। देखिए ये जो कशीदगी है और उससे भी ज़्यादा अब तो ये इंतहा की पोलराइजेशन हो चुकी है, उसका जो मकसद तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी तरह से जो इलेक्शंस अगले इलेक्शंस से पहले दोनों फरीक जो हैं वो ये चाहते हैं कि वो अपना बयानिया इस तरह का बनाएं कि ताकि इलेक्शन में जब वो उतरें, क्योंकि इलेक्शंस लाइकली हैं या इस साल के आखिर में या अगले साल तो होने ही हैं, तो उससे पहले उनके पास कुछ अवाम को बताने के लिए हो। इमरान खान साहब ने तो बड़ी कामयाबी से एक पूरा अपना नैरेटिव बना लिया है जब से वो तहरीके अदम एतमाद हुई, उसके बाद से उन्होंने जो अभी ये कंवल साहिबा भी कही थी इम्पोर्टेड हुकूमत और पता नहीं क्या क्या, तो अब ये बातें अवाम में फैल चुकी हैं बड़ी। इन्होंने इफेक्टिवली लोगों को इससे जो है कायल भी कर लिया, खसूसन शहरी इलाकों में तो व्हाट्सएप के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए ये बात फैल गई है। अब जो PDM की जमातें वो डिफेंसिव पे रही हैं माजी में, लेकिन ये जो फॉरेन फंडिंग का या ममनुआ फंडिंग का जो केस आया है, इसका जो फैसला आया है, इसके बाद हालात कुछ बदल से गए हैं। अब मौका है PDM के लिए और जो हुक्मरान इत्तेहाद है कि वो इसको इस्तेमाल करके इमरान खान साहब को थोड़ा सा डीलेजिटिमाइज करें और उनके जो बयानियाँ उसको पंक्चर करें या उसमें कम से कम उसको ठेस पहुंचाएं। तो ये कशीदगी इस वजह से बुनियादी तौर पर जारी है। जहाँ तक रही बात डिस्क्वालिफिकेशंस की, वो जिक्र हो रहा था, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन वो भी गलत थी, और अगर इमरान खान साहब के ये केस किया और अगर होती है तो मैं उसकी भी मुखालिफत करूँगा। मकबूल सियासतदान
जो कि अवाम के नुमाइंदे होते हैं, उनको इस तरह की टेक्निकल नॉकआउट से आप मैदान से बाहर नहीं कर सकते। भुट्टो साहब के साथ किया था 1979 में, आज तक वो मामला सेटल नहीं हुआ। किसी ना किसी फॉर्म में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उनकी पार्टी और उनकी जो भी जानशीन हैं वो मौजूद हैं सियासी मैदान में, और वो अभी भी सिंध में हुकूमत कर रहे हैं, मरकज़ में भी उनका रोल है जैसे आपने देखा है। तो इसका ये इन नॉकआउट से कोई सियासतदान बाहर नहीं होता। ये अली जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है कि इस कशीदगी को थोड़ा सा पीछे रखकर इनको कोऑपरेट करके आपस में पार्लियामेंट में तरमीम करनी चाहिए आइन में, और ऐसी तरमीम करें कि जहाँ पे ये वाज़े तौर के ऊपर किसी भी सियासतदान को इस तरह से मैदान से बाहर करने का जो है कोई जवाज़ या कोई लूप होल ना रहे बाकी। लेकिन क्या ये हो पाएगा? बड़ा मुश्किल है इन हालात में जिसका आपने जिक्र किया है, क्योंकि यहाँ पे तो सख्त किस्म की सियासी जो पॉइंट स्कोरिंग है इस वक्त वो जारी है। जी बिल्कुल सही है। कमल साहब, आप इस जो फैसला है फ़ौरन या चले ममनुआ फंडिंग का, इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आया, इसको आप चैलेंज करना चाहते हैं, लेकिन किस बुनियाद पर? क्योंकि ये फैसला इस बुनियाद पर आया है कि आपने गैर मुल्की कंपनीज से या कंपनीज से, चलें अगर वो पाकिस्तानी लोगों की कंपनीज भी हैं तो कंपनीज से आप फंडिंग नहीं ले सकते थे, इंडिविजुअल्स से फंडिंग ले सकते थे। तो क्या ऐसा नहीं हुआ कि आपको कंपनीज की तरफ से भी फंडिंग आई जो कि आप नहीं ले सकते थे, जिसमें कम से कम आपके जो फंड्स हैं उनको जब्त किया जा सकता है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से? आप किस बुनियाद पर चैलेंज करना चाहते हैं जिस पर आपको लगता है कि ये फैसला गलत है? देखिए, एक तो मैंने पहले कहा फैसला नहीं है, फैक्ट फाइंडिंग, वो रिपोर्ट अपनी आपको कह रहे हैं उन्होंने उस पर इशू किया हुआ है नोटिस के, आप आके इस पे अपनी एक्सप्लेनेशन दें। दूसरी बात यह कि सजा भी नहीं इलेक्शन कमीशन दे सकता। ये दो चीज़ें ज़रूर आवाम को बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की रोशनी में इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियारात नहीं है। तीसरी बात, इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ शरीफिस्तान बना हुआ है उसने उस तरह की फैक्ट फाइंडिंग की है, और वो पूरी लिस्ट जिस तरह ओवरसीज पाकिस्तानीज ने उधेड़ी है वो आपके सामने है। दूसरी बात, जो अली परवेज साहब कह रहे हैं कि जी बेचारे नवाज शरीफ साहब को अपने बेटे से तनख्वाह लेने पर नाअहल किया गया, मैं थोड़ा सा सिर्फ याद करा दूं कि फॉरेनर बेटा है, उस बाय डेफिनेशन जिससे आप हमारे पे सारे इल्जामात लगा रहे हैं, तो बेटे फॉरेनर है, फॉरेनर बेटा है। दूसरी बात, ये कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स को आप एक कंपनीज के साथ या फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से कहीं से मैच नहीं करते। इनका मसला, ये दोनों रिवायती पार्टियां, पुरानी पार्टियां हैं, आज तक इन्होंने एक अपने अकाउंट्स जमा नहीं करा सके हैं। हमने तो 40,000 अपने लोगों के अकाउंट्स जमा कराए हैं। पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है कि लोग पॉलिटिकल फंड रेजिंग करते हैं पार्टीज को चलाने के लिए, सियासत करने के लिए। रजा रूमी साहब बाहर रहते हैं, ये ज्यादा रोशनी डाल सकेंगे कि $1 से लेके $15, $20, $100, $500, जिसकी जितनी इस्तात हो वो देते हैं। हमारे एक अभी अमेरिकन पाकिस्तानी हैं जो वहां पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, डॉक्टर आसिफ साहब, कांग्रेस के लिए, और वो फंड रेजिंग अपनी पॉलिटिकल कर रही हैं। सो यहां तो ठेकेदार से पैसे ले लो, वो जी फलाना जो क्या कहते हैं सेठ साहब हैं उनसे ले लो, वो फलाने ने दे दिया, फिर बाद में आप उनको ऑब्लाइज करते रहे। तो यहां तो ये वाले ड्रामे चलते रहे हैं। इस वजह से इन लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है कि अब ये इनको कुछ मिल नहीं रहा था कि इमरान खान को की जो कामयाबी थी पंजाब में स्ट्रांगली, जो लाहौर में इन्होंने जिस दिन वो पेप्सी साहब कोई थे मोहतरम कॉमेडियन जिनको बुला के 100 बंदे नहीं इकट्ठे कर सके, ये अपने इज़ारे यकजहती में जो कुकड़ी वजीर आला इनका निकला है बाहर रजीम चेंज के नतीजे में जिन्हें मुसल्लत किया गया था। असल में तो जुडिशल काम वहां हो रहा था ना, अब तो जुडिशरी आजाद होकर काम शुरू कर दे तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद से इनको टेंशन शुरू हुई है कि हो ये तो बड़ा मसला हो गया है, एक अकेला इमरान खान 80% से ज्यादा वोट लेने का मजाज हो गया है। इनकी इंटरनल मीटिंग्स में कहते रहे कि अगर इस वक्त अगर इलेक्शन कराया तो इमरान खान हमें चीर फाड़ के रख देगा। तो ये चीर फाड़ो प्रोग्राम को रोकने का तरीका ये निकाला है कि टेक्निकलिटीज, और वो भी अपनी मर्जी से बना के, वो भी अपनी मर्जी से क्रिएट करके इलेक्शन कमिश्नर को फूंक दे रहे हैं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ये फ्री एंड फेयर ट्रायल चला, क्योंकि हमें इलेक्शन कमीशन से तो कोई उम्मीद ही नहीं रही है, जिसमें सिंध का मेंबर वो बैठा हुआ है जो 2 जगह से तनख्वाह ले रहा है, सिंध की हुकूमत का वो प्राइवेट मुलाजिम है, और यहां से बैठ के वो यूसुफ रजा गिलानी का जो मैं केस लेके गई थी वो जिस तरीके से उसने चलाया, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ आपने रेफरेंस भेजा था, वो वापस ले लिया, अब आप कार्रवाई नहीं चाहते? देखिए, वो तो अब
देखें असद, मैं लॉ की एक्सपर्ट तो नहीं हुआ, वो तो कोई लॉ का एक्सपर्ट आपको बता सकता है कि उसमें क्या टेक्निकलिटीज है। मैं आपको पॉलिटिकल बातें बता सकती हूँ और थोड़ा हद तक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मेरा रोल है, तो वो तो अब मुझे उसका अंदाजा नहीं है कि क्यों लिया और उसकी क्या टेक्निकलिटीज है। बट एक चीज ज़हन में रखिएगा कि जिस नैरेटिव की रजा रूमी साहब बात कर रहे हैं वो फैक्ट बेस है। साइफर आज भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास भी पड़ा है और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर ऑफ तमाम अफवाज पाकिस्तान है उन्होंने वो भेजा है और उसको सीरियसली उस पे इनिशिएट करने की इंक्वायरी का हुक्म भी दिया है। साथ में आपके जो इंपोर्टेड हुकूमत और इस रिजीम चेंज के नतीजे में जो स्पीकर आए हैं उनके पास भी पड़ा हुआ लेटर। 37वीं नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग को हेड किया था वजीर आजम इमरान खान ने और 38वीं मीटिंग हेड की थी इनके प्राइम मिनिस्टर ने। डिक्लासिफाई कर दें, ले आए सामने सारे फैक्ट चेक। और आप ये मेरा भाई फाइनेंस को बड़ा देखते रहे। एक आखिरी सुन लें अली परवेज मलिक साहब, इस सारी डिस्कशन में याद रखिएगा कि इस हफ्ते सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है उसने सारे रिकॉर्ड इन्हीं के तीसरी दफा चौथी दफा महंगाई के तोड़ के 38.6% को क्रॉस कर गए हैं। मेरे घर में जो मुलाजमीन है वो रो रहे हैं क्योंकि जो 25,000 30,000 तनख्वाह ले रहे हैं उसके घर का बिजली का बिल जो मैडम आई थी 100 घर में गुजारा नहीं हो रहा। बिल्कुल सही बात है। वो 150-200 यूनिट इसका जवाब तो 12,000 का बिजली का बिल आया है, लोग रो रहे हैं। इसलिए ये नाकाम हुए, ये नैरेटिव से नाकाम नहीं हुए हैं, ये अपने बिल्कुल ठीक है। चले मैं अहमद बिलाल महबूब साहब के करीब ले जाने की वजह से नाकाम हुए। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। अहमद महबूब साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि क्या आपको इमरान खान के सर पर नाअहली की तलवार लटकती नजर आ रही है इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद? क्या वाकई इमरान खान नाअहल हो सकते हैं? अल्लाह करे कि ऐसा ना हो। वो पाकिस्तान के मकबूल तरीन रहनुमाओं में से एक है और एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की बदकिस्मती होगी कि ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो जाए। लेकिन कुछ अहम कानूनी नकात जो है वो सामने आए हैं, उसकी वजह से ये एक फाउंडेशन या कहते हैं बुनियाद फराम हो गई है जिसकी बुनियाद पे मजीद तहकीकात हो और अदालतों में मामला जाए। तो ये उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी मौजूद हैं, कुछ जैसे अकाउंट्स जो मिसिंग अकाउंट्स थे उनका मामला था। ठीक है। जो अकाउंट्स साल ब साल पॉलिटिकल पार्टी के जमा होते हैं उनकी सर्टिफिकेशन का मामला था कि वो सर्टिफिकेशन दुरुस्त न थी जी। अब इसके बारे में जो फाइन पॉइंट्स है कानून के साथ उस सर्टिफिकेट की हैसियत क्या वो एफिडेविट की होती है या नहीं, वो कमतर हैसियत की चीज है, ये सारी बातें अदालतों में डिबेट होंगी। ठीक है। और वहां तय होगा। लेकिन अहमद साहब जी ये सवाल का जवाब ये है कि एक बुनियाद फराम हो गई है जिसकी वजह से खतरा पैदा हो सकता है। सही है। लेकिन इसमें एक दलील जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग देते हैं और अभी कमल साहब भी कह रही थी कि एक इंडिविजुअल का कंसीलमेंट ऑफ एक्ट का जो फेल है या एक पार्टी हेड का अपनी पार्टी के अकाउंट्स को छुपाने का मामला या इल्जाम, ये दोनों में फर्क है। आप इन दोनों में फर्क देखते हैं? यानी एक ने पार्टी के सरबराह से के सर्टिफिकेट की रोशनी में अगर उसमें कुछ अकाउंट छुपाए गए हैं तो क्या ये एग्जैक्टली एक इंडिविजुअल की अपने अहसास छुपाने के मुतरादिफ है? मेरे ख्याल में दो मुख्तलिफ चीजें हैं। ये का बहुत फर्क है। देखिए, एक आदमी जितना अपने पर्सनल मामलात के बारे में जितना किसी आदमी को इल्म होता है और उसका इंटीमेट नॉलेज रखता है और उसके बारे में फिर वो जो बयान देता है उसकी हैसियत यकीनन वो ज्यादा स्ट्रांग होती है। और अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे तो बयान देते हैं तो वो बात तो वो नहीं होती, लेकिन उसकी एक जिम्मेदारी उस पार्टी के हेड के ऊपर जरूर आयद होती है। इसलिए आयद होती है कि वो साइन करता है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। वो साइन क्यों करवाए जाते हैं? देखिए, साइन करवाने की वरना कोई जरूरत नहीं है। जब चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको साइन करके स्टैम्प करके वो अकाउंट्स जमा करा देता है तो फिर वैसे ही जमा हो जाने चाहिए। लेकिन जब पार्टी का हेड उसे साइन करता है तो उसके ऊपर लिखता है कि मेरी मालूमात की हद तक इसमें कोई खिलाफ कानून फंडिंग नहीं है, किसी ममनुआ ज़राए से फंडिंग नहीं आई और ये मालूमात दुरुस्त है। ये पार्टी हेड से साइन करवाने का मतलब ये है कि पार्टी हेड को इसकी अपने तौर पे तहकीक करनी चाहिए कि क्या वो सब कुछ सही हो रहा है, तो गलत। जाहिर है वो एक एक चीज चेक नहीं कर सकता। हम भी अपनी छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन होती है
तो उसमें हर चीज चेक नहीं कर सकते। जी। लिहाजा उसका लिहाज अलाउंस देना चाहिए पार्टी हेड को, लेकिन बहरहाल पार्टी हेड की कुछ न कुछ जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वो साल ब साल ये काम करते रहे हैं। जी। लेकिन मैं आखिर में एक बात ऐड करना चाहता हूँ। देखिए, इस बात का क्रेडिट दें कि वो चाहते, ये इमरान खान साहब की जो पार्टी है, इसने अपने पार्टी का जो अकाउंट जमा कराए हैं उसमें बेहद डिटेल दी है। यानी चीजें कुछ छुपाई भी होंगी या छुप गई होंगी, लेकिन जितनी डिटेल्स दी हैं, बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शन की है, ये सारा कुछ किया है इसका, और इतना एक इलेबोरेट सिस्टम किया है फंड रेजिंग का। मेरे ख्याल में जहां हम उसके ऊपर तनकीद करते हैं कि वो चीजें छुपाई, उन्होंने ये चीज गलत की, वो गलत की, इसका क्रेडिट भी दें कि उस आदमी ने पाकिस्तान में पहली बार एक फंड रेजिंग का एक सिस्टम डेवलप किया जी। और फिर उसको इस तरह से बैंकों के जरिए से सबके सामने है जो आया, आप उसको देख लें। लेकिन जहां गलती हुई है, जाहिर है उसकी पेनल्टी उनको देनी पड़ेगी, वो भी। और ये पेनल्टी जो है वो आपके ख्याल में एक जमात को बैन करने की सूरत में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर इसकी पेनल्टी जो है वो बैन की सूरत में हो सकती है, जैसे हुकूमत चाहती है कि इस पर पाबंदी लगा दी जाए? देखिए, उसकी भी अनफॉर्चुनेटली एक ये जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, उसके नतीजे में एक उसके लिए भी एक जवाब फराहम हो गया है। ठीक। यानी ये मैं नहीं कहता कि उसके नतीजे में ये बैन हो सकती है, हो जानी चाहिए, उसके कुछ सियासी मुज़मरात भी होंगे, इसलिए ये काम इलेक्शन कमीशन को नहीं दिया गया कि वो ये तय करे कि उसको सुप्रीम कोर्ट पे रेफरेंस भेजना है नहीं भेजना। ये डिक्लेरेशन भेजने का काम वफाकी हुकूमत के सपोर्ट इसलिए किया गया है क्योंकि वो सियासी मुज़मरात पे भी गौर कर सकती है और वो कानूनी मुज़मरात पे भी कर सकती है, तो उसके ऊपर उसे गौर करके इसके बारे में डिक्लेरेशन भेजना है। लेकिन उसका इम्कान है, लेकिन मैं समझता हूं कि ज्यादा बड़ा इम्कान, ज्यादा खतरा जो है वो उस चीज का है जिसके अंदर कंसीलमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसके अंदर गलत सर्टिफिकेट देना है, वो ज्यादा मेरे ख्याल में खतरे की बात है। पार्टी को डिसॉल्व करने के बारे में मेरे ख्याल में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 17 है, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लिसिटली जो फॉरेन फंडिंग के बारे में नहीं लिखा हुआ, ये कानून का हिस्सा है। अगर सुप्रीम कोर्ट उसको कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे परखेगी तो शायद डिसोल्यूशन का केस इतना मजबूत ना हो। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। ये डिसोल्यूशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का जो आर्टिकल 15 है, पीपी पॉलिटिकल पार्टी रूल्स 2002, इसमें जो इसका 15 की सब क्लॉज 1 है, अली परवेज मलिक साहब, ये मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, जिसमें वो ये कहते हैं कि जिसका रेलिवेंट पार्ट है, वो कहते हैं कि इफ द पार्टी इज ऑपरेटिंग इन अ मैनर प्रेजुडिशियल टू द सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान और इज इंडल्जिंग इन टेररिज्म, यानी आपने अगर ममनुआ फंडिंग ली है और उसके नतीजे में आप जो है वो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं या टेररिज्म में मुलव्वस हैं, तो फिर आप जो है वो आपकी पार्टी डिसॉल्व हो सकती है, डिसोल्यूशन की तरफ आप जा सकते हैं। तो ये तो आप शायद साबित ना कर सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पे इन्होंने ममनुआ फंडिंग ली है और उसके नतीजे में इन्होंने पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की इंटरनेशनल एफर्ट्स की हैं और उसके लिए आप ये पॉइंट्स शेयर कर सके, ये एफर्ट्स हुई हैं जिसके लिए पाकिस्तान की इंटेग्रिटी को नुकसान पहुंचा है। तो ऐसे में कैसे आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करवा पाएंगे? असद, मैं गुजारिश आपसे करूंगा, आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब की जो डिस्क्वालिफिकेशन है ना, अगर फॉरेन फंडिंग का केस जो आप एक साइड के ऊपर कर दें तो मुझे बता दें तोशा खाना केस के अंदर ही क्या बनती है कि नहीं बनती। मैंने तो ये एक बुनियादी सवाल किया था और मैं किसी किस्म की फजूल बहस कमल से नहीं करना चाहता। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने निकाला 10,000 की तनख्वाह ना लेने के ऊपर। इमरान खान साहब ने 14 करोड़ रुपए की घड़ियां समेटी, उसके बाद दुबई में जाके बैठते रहे। उन्होंने क्या अपनी जाती स्टेटमेंट्स में किसी जगह डिस्क्लोज की कि नहीं की? अगर नहीं की तो आप किस तरह से दोहरा मेयार तय कर सकते हैं? यहां पे मैंने तो इतना सा सवाल किया। अब आ जाए ममनुआ फंडिंग या फॉरेन फंडिंग का जो ये मामला है, देखें उसके अंदर गुजारिश ये है कि जो ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आई है, इसके अंदर एक चीज जो क्लियरली स्टैब्लिश हुई है कि वो ये है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी है। इसके अंदर उन्होंने पैसे ना सिर्फ फॉरेन कंपनियों से इकट्ठे किए हैं, पर इन्होंने चंद ऐसे फॉरेन ममालिक के मिनिस्टर्स हैं, उनके अपने पैसे इन्होंने कंपनीज एसपीवीज के जरिए अपनी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर इन्होंने वहां पे डोनेशंस के तौर पे लेके आए हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, पीपीओ जो आपका 2002 है उसका सेक्शन 15(1) भी तो आप पढ़ लेते ना, जिसके अंदर लिखा हुआ था कि बिल्कुल इस किस्म की ममानुअत है और वो किसी किस्म के पैसे बाहर से लेके नहीं आ सकते। और उसके बाद जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रोसेस है
उसके लिए जो मैंने आपको ये 15(1) तय ही पढ़ा करना है है कि आपके क्या सामने। आपने सॉवरेनिटी के परवेज मलिक खिलाफ, साहब, मैंने 15(1) ही पढ़ा, और मैं वो जो आपसे आप गुजारिश- जिसका जिक्र कर रहे हैं बिल्कुल सही है। वो आप जो जिक्र कर रहे हैं सर वो 204 15(2) है, वो 15(2) है सर, 15(1) और 15(2) का जी। फर्क है। मेरी अब मेरी बात सुन लें सर, बात करने दिया करें। आप एक सवाल करते हैं तो 15(1) मेरे को मेरे बात हाथ तो करने में देना। है। खैर, गुजारिश चलें, ये है बहरहाल। कि आपसे मैंने चलें, कहा करें, कि करें, कानून के जी। अंदर ये एक्सक्लूजन मौजूद है, ये प्रोहिबिशन मौजूद है कि आप बाहर से पैसे लेके नहीं आ सकते। तो ये लेके आए हैं कि नहीं आए? एक तो ये येस और नो आंसर है। उसके बाद क्या इनकी पार्टी को डिसॉल्व किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, वो आप पहले फेडरल कैबिनेट उसके ऊपर डिटर्मिनेशन करेगी कि क्या इन्होंने यहां पे सरकारी इमलाक के ऊपर पाकिस्तान के रियासत के इदारों के खिलाफ इन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनें चला के, क्या इन्होंने रियासत के जो इदारे हैं उनको मीर जाफर और पता नहीं क्या क्या कुछ कह के, क्या इन्होंने पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के खिलाफ काम किया है कि नहीं किया? और अगर फेडरल गवर्नमेंट ये डिटर्मिनेशन कर भी लेती है कि इन्होंने बिल्कुल किया है, तो उसके ऊपर जो हतमी जो राय होगी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की होगी। तो एक कानून के तहत आर्टिकल 17 के तहत जो हमारे आइन के अंदर लिखा है, सिर्फ ये पीपीओ का मामला नहीं है, उसके तहत ये फाइनल डिटर्मिनेशन सुप्रीम कोर्ट कर लेगी। पर इमरान खान की तो डिस्क्वालिफिकेशन तोशाखाना के ऊपर ही हो जाएगी, क्योंकि उसने वहां पे अपने असासाजात छुपाए। सर, ये जो अहमद बिलाल महबूब साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट देना चाहिए कि किसी अच्छा। जमात ने असद साहब, फंड मैं जवाब दे रेजिंग दूं की, इनको? उसका एक पूरा रिकॉर्ड मुरतब किया, एक देखें, इतनी गुजारिश- ज्यादा उसकी डिटेल्स शेयर की है, ये उसको क्रेडिट दें। क्या आपके पास इस तरह की गुजारिश- फंड रेजिंग का कोई रिकॉर्ड मौजूद है देखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास? जी बिल्कुल, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके अंदर हमने भी अपनी स्टेटमेंट्स जमा करवाई ना। और असद बुनियादी चीज आप अपने जहन में ये रखिएगा कि ये इन्वेस्टिगेशन कोई इन हेस्ट नहीं हुई, इसके ऊपर कोई जीआईटी को मुसल्लत नहीं किया गया था। ये इनके अपने एक फाउंडिंग मेंबर की कंप्लेंट के ऊपर 8 साल ये तहकीक होती रही है, और इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर किस्म का हथकंडा अपनाने की कोशिश की है इसको डिले करने के लिए। वकील बदले, 50 एडजर्मेंटें ली, ईसीपी की आपने ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज करने की कोशिश की। अगर ये इतना जबरदस्त काम कर रहे थे तो उस स्क्रूटनी कमेटी के साथ कोऑपरेट करके जल्दी उनकी तसल्ली करवा देते ना। आज भी जब इन्होंने जब फैसला आया, शुरू में कहा कि जी हम तो मिठाइयां बांटना चाहते हैं, उसके बाद आज जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जाके चैलेंज करने चले गए। तो खुदा के लिए अपनी चीजों को धुंधला से इस तरह से ना करें कि क्योंकि हमने 30,000 बंदों की लिस्ट दे दी है तो इसलिए हमारे सारे गुनाह माफ हो जाने चाहिए। आप हमें भी इस मेयार के ऊपर भांपना चाहते हैं तो बिल्कुल हमारे केस को चलाएं, जो ये भी 2-3 साल पहले लेके गए हैं उसको भी हतमी अंजाम के ऊपर ले जाए, तो हमें भी अपना जवाब देना पड़ेगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। पर आप ये दोहरा मेयार नहीं रख सकते कि मियां नवाज शरीफ 10,000 की तनख्वाह के ऊपर डिस्क्वालीफाई, इमरान खान 14 करोड़ रुपए की गड़ी हथिया ले और उसके पैसे हजम कर ले और किसी जगह पे डिस्क्लोज ना करे तो उसको हम खुली छुट्टी दे दें। सर, मुझे रजा रूमी साहब, आप ये टेम्परेचर आप देख ही रहे हैं, रजा रूमी साहब ये बताइए कि अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो असद साहब, मुझे जवाब आप तो इसके देने दें। सियासी असरात क्या देखते हैं? एक ही मैं कमल साहब आ रहा हूँ जरा रजा रूमी साहब का मौक़िफ़ लेकर। जी देखिए, मैं आ रहा हूँ सियासी आपके असरात, जी, देखिए रजा रूमी सियासी असरात तो बड़े क्लियर हैं असदुल्ला। हुक्मरान जो इत्तेहाद है और इमरान मुखालिफ जो सियासी क़ुव्वतें हैं उनको एक मौका तो मिला है और शानदार मौका है जिसका वो फ़ायदा भरपूर उठाना चाहते हैं। देखिए, तोशा खाना वाना जो है वो तो ज़्यादा वो प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं, केसेस उससे नहीं बन सकते क्योंकि कई माहिर का जो कानून है उनकी राय ये है कि उसके लिए पहले भी इस तरह की प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उनसे चीज़ें ली गई हैं, दी गई हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब कैसे उसकी जद में आते हैं। हाँ, अलबत्ता ये जो डिक्लेरेशन का मामला है जो खान साहब ने 5 साल डिक्लेयर करके दस्तखत करके अकाउंट्स भेजे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाए हैं, वहां पर कुछ मसला बन सकता है, सीरियस मसला है। ये तो अब रोज़े रोशन की तरह आया है। ये केस अगर जाएगा, आगे बढ़ेगा इलेक्शन कमीशन में भी, उसके बाद यकीनन सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचेगा। आप तोशाखाना रेफरेंस में कोई जान नहीं देखते? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। जी, मेरे ख्याल से वो एक सियासी रेफरेंस है, ठीक है ना। वो तो आपको पता है, वो आप नहीं, असद मियां इनसे पूछें कि अगर उन्होंने वहां पे कोई चीजें खरीदी हैं तो क्या अपनी स्टेटमेंट को जो वो पार्लियामेंट के अंदर इलेक्शन कमीशन में जमा कराते रहे उसके अंदर क्या डिस्क्लोज करना था, नहीं करना था कि वो 14 करोड़ की घड़ी ली है? और मियां नवाज शरीफ ने जो 10,000 की तनख्वाह ना ली उसको ना डिक्लेयर करने पर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। ये जो 14 करोड़ की चीजें पेमेंट करके लेते हैं इनको अपनी स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज करनी थी? वैसे नवाज शरीफ साहब ने अली मलिक साहब, नवाज शरीफ साहब ने जो गाड़ियां ली थी 5% अदा करके वो डिक्लेयर की हुई है ना सारी?
तो चले आप उसके ऊपर रेफरेंस ले हैं ना, फिर क्यों इकामे के ऊपर निकालते हैं? आप मुझे बता दें, उनके अगर इसासाजात के अंदर वो नहीं डिक्लेयर्ड थी तो आप उस बिना के ऊपर निकालते ना। आज तो मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब ने रेफरेंस फाइल किया है, 18 अगस्त को इमरान खान साहब आके जवाब दे दें कि मियां नवाज शरीफ साहब ने नहीं की थी, इसीलिए मैं भी नहीं करूंगा। राइट जी, चले मैं एक छोटा सा ब्रेक, साहब तफसील से जवाब दे दीजिएगा। मुख्तसर ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं मैं। दोबारा खुशामदीद कहते हैं कमल शोजर साहबा। अभी अली परवेज मलिक साहब इलेक्शन एक्ट 2017 के आर्टिकल 204 की क्लॉज 3 का हवाला दे रहे थे। एक लाइन मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। एनी कंट्रीब्यूशन और डोनेशन मेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय एनी फॉरेन सोर्स इंक्लूडिंग एनी फॉरेन गवर्नमेंट कॉमा मल्टीनेशनल और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी फर्म ट्रेड और प्रोफेशनल एसोसिएशन और इंडिविजुअल शैल बी प्रोहिबिटेड। वायलेशन हुई है जी, हुई थी। सारी फंडिंग्स मौजूद है, इंशाल्लाह ताला लेकर आ रहे हैं सामने। और जिस तरह महबूब सुल्तान साहब ने कहा, कुछ थोड़ा बहुत उन्होंने, और रजा रूमी साहब ने क्या कहते हैं, थोड़ा डेकोरेट कर दिया कि बड़ा शानदार मौका है। शानदार मौका इनके गले ही पड़ेगा, ये मेरी बात आज आप लिख के रख लें। इंशाल्लाह ये शो आपका काम आएगा इस रेफरेंस के लिए जो मैं बाद में दूंगी। गले इनके इस तरह पड़ेगा कि इनके फॉरेनर बेटे जितनी जितनी फंडिंग इनको जब जब करते रहेंगे वहां पकड़े जाएंगे। इनके फॉरेनर बच्चे जिन्होंने यहाँ स्टेटस दिया हुआ है, ये अपना स्टांस कि हमारे पे पाकिस्तानी लॉज जो है वो नहीं अप्लाई होते, हम बरतानवी शहरी हैं, उन्होंने अपनी जो बहन यहाँ रहती है उसके लिए जो जो दिया है वो भी पकड़ा जाएगा। एक हेलीकॉप्टर, 2 गाड़ियां इनको मिली थी कैंपेन के लिए, उसके बारे में सवाल होंगे। इमरान खान ने तो हर चीज अल्लाह का शुक्र है जब भी की है ना वो बिल्कुल लॉ के मुताबिक करते हैं, लॉ वायलेट नहीं होने देते हैं, इसलिए वो खुलेआम साइन करते हैं, इसलिए उन्हें छुपाने की जरूरत नहीं है। ये जो 2-3 दफा इन्होंने हवाला दे दिया कमल साहबा कि आपने वो जो चले लिया, आपने कानून के मुताबिक 50% अदा करके आपने गाड़ियां खरीदी, लेकिन उसको डिक्लेयर नहीं किया। जी, आप लेकर जा रहे हैं ना जी रेफरेंस, तो वहां सारा कुछ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इमरान खान साहब 40 साल पुरानी इमरान खान 18 अगस्त को जाएंगे, पेश होंगे, इंशाल्लाह पेश करेंगे। सुन ले ना, अभी आप हौसले से, मैंने आपकी पूरी तकरीर सुनी, अब आप भी जरा तकरीर सुने। इनका वो वजीर आला था, उसको जब एहतसाब अदालत ने दोनों बाप बेटा को बुलाया, एक ने कहा मेरी कमर में दर्द है क्योंकि आप अदालतें बहुत कवर करते, दूसरे ने कहा मैं चल ही नहीं सकता। माशाल्लाह ऐसा मौजज़ा हुआ कि 4 दिन बाद वो यहां से हजारों मील का सफर दूर करके लंदन रवाना हो गए। तो चोर की दाढ़ी में तिनका नवाज शरीफ को इतना बेचारा ना बनाए, उसको इस मुल्क की आला अदालत ने नाअहल किया था। उस आला अदालत में आज तक आप रसीदें नहीं दे सके कतरी खत के अलावा। और वो मैडम जो यहाँ फेरी होती हैं, वो आजकल इनकी कैबिनेट की मीटिंग्स चेयर कर रही होती। किसी ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि एक मुजरिमा वहां बैठ के किस तरीके से सारी चीजों को चेयर करिए, किस हैसियत से चेयर कर रही है। इनको 2 मीटिंग्स में नजर आ गए थे जहांगीर तरीन, तो इन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए थे, सारे क्रिमिनल्स वहां बिठा लिए। किस तरह एक नॉन इलेक्टेड खातून को ये कैबिनेट मीटिंग्स में बिठाते हैं? इनसे सवाल पूछें, ये पाकिस्तान जो है इनके कोई जारादारी है? जो दिल में आई ये करते रहे। चलें, रजा रूमी साहब ये फरमाइए, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से एक थ्योरी ये चल रही है कि उनको वापस लाने के लिए रास्ता ये निकाला गया है कि इमरान खान को भी नाअहल किया जाए। ये थ्योरी चल रही है कि इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, फिर इमरान खान को बनाया जाएगा कि जी अब चूंकि आप भी नाअहल हैं, नवाज शरीफ भी नाअहल हैं, तो अगर आप अपनी नाअहली का खात्मा चाहते हैं तो फिर नवाज शरीफ को भी मौका दें, और यूं नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। आपको क्या इम्कान दिखाई देते हैं वापसी के? जी देखिए, बात ये कि मियां नवाज शरीफ तो आएंगे वापस, वो तो तयशुदा बात है, इलेक्शन से पहले उनका आने का है इरादा। और ये जो थ्योरी है ये कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी है, लेकिन ये कि पाकिस्तान में फिर ये कि किस तरह से सियासी पार्टियां आपस में ताउन करती हैं कानून को अमेंड करने के लिए, वो तो करना पड़ेगा। अगर खान साहब को डिस्क्वालिफिकेशन से बचना होगा तो उसके लिए फिर मिलकर बाकी अपने सियासी मुखालिफिन के साथ पार्लियामेंट के फोरम से कवानीन को तब्दील करना होगा। ये तो बड़ा अब नविश्ता दीवार लग रहा है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है। लेकिन रजा रूमी साहब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने अभी जिक्र किया नवाज शरीफ साहब की वापसी, ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब को वापस आना था। अब ये जो हुकूमत की तब्दीली हुई है शायद उसमें भी उनके साथ ये डिस्कशन हुई थी कि नवाज शरीफ को वापस आना है, लेकिन वो नहीं अभी तक आ पाए। आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं?
जी देखिए, अब मैंने जैसे अर्ज किया कि वो उन्होंने आना है, जाहिर बात है कि वो उनको आकर यहाँ पे केस फेस करने होंगे, जेल पहले जाना होगा, उसके बाद उनकी जमानतों में जो वो पूरा प्रोसेस होगा, तो वो जाहिर बात है वो हालात देख कर ही आएंगे। लेकिन ये कि जिस तरह से तेजी से सियासी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं और अगले चंद माह में और भी आप देखेंगे इनमें शिद्दत आएगी, तो वो बिल्कुल उनको वापस आना पड़ेगा। और उसकी अब सबसे बड़ी वजह है कि उनका आना उनकी अपनी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर वो नहीं आते तो जिस तरह हमने ये ज़िमनी इंतखाबात में देखा है पंजाब में जो हुए, तो पीटीआई के तो जो है वो स्वीप कर जाएगी अगर इसी तरह से मौजूदा हालात में, इस महंगाई के दौर में और माशी इन्हतात के दौर में अगर मुस्लिम लीग नून हुकूमत करती रही तो उसका नुकसान ही इसको होगा, उसका फायदा पीटीआई को होगा। हाँ, ये बात है कि ये बीच में ये डिस्क्वालिफिकेशन वाला केस वगैरह आ गया। बहुत शुक्रिया रजा रूमी साहब, अली परवेज मलिक साहब, फौजब साहबा और हमें अहमद बिलाल महबूब साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तमाम मेहमानों का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।